आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में हम इन मुद्दों को भी लेकर के आ रहे हैं कि धनबाद के विकास के आज 3 महारथी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने 99 कॉन्क्लेव को बेहद पसंद किया है। अपने सवाल हमारे पास छोड़ रहे हैं ताकि हम ऐसे लोगों से अपने सवाल भी कर सकें। हमारे साथ आज इस कॉन्क्लेव में मौजूद हैं 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी श्याम पांडे। तो प्लीज उनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। जीटा से महासचिव राजीव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए तालियों से स्वागत करें। और उद्योगपति रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का इस कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि चुनाव का माहौल है और जो आम जनता है धनबाद की, सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी श्याम पांडे सर से होगा कि धनबाद के जो माहौल हैं, जिस तरह के उद्योग यहां पे लगाए जा रहे हैं और जिस तरह का माहौल है, क्या कितनी दिक्कतें होती हैं और कितना आसान होता है धनबाद जैसे शहर में आपको अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला सवाल यही रहेगा। देखिए, आज के डेट में धनबाद या कोई भी शहर जो है वो किसी भी जगह के लिए या किसी भी लोकेशन के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और चीजें विस्तार रूप ले रही है, वो आप किसी भी जगह पे किसी भी चीजों को आप विस्तार कर सकते हैं। क्योंकि हमारा धनबाद है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, और ये एक ऐसी राजधानी है जहां से पूरे देश में कोयला जाता है और यहाँ का मूल रूप में कार्य कोल का है। ये मान के केवल कोल व्यापारी या कोल व्यवसायी ही इस क्षेत्र पे व्यापार करे ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है या कुछ भी लगता है तो उसमें कोल भी एक पार्ट है। तो हमें एक चीजों को आगे बढ़ते हुए ये देखना है कि नॉट ओनली कोल, इसके अलावा भी बहुत स्कोप है जहां पे हम लोग काम कर सकते हैं, और बहुत सारे काम हम लोग कर भी रहे हैं। हमारे दोनों तरफ में जो इंडस्ट्रिस्ट बैठे हैं, तो ये आपको ज्यादा अच्छा से बता पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत अलग अलग तरह के व्यापार है। कोल तो है ही, लेकिन आज के डेट में एक ऐसा माहौल है, मैं नॉट ओनली इन धनबाद, नॉट ओनली इन झारखंड, एक ऐसा माहौल है कि यहाँ विस्तार, व्यापार करने का और बढ़ने का पूरा मौका है। आज हमारा जो चाहे सेंट्रल पॉलिसी हो, स्टेट पॉलिसी हो, ये मेरा मानना है कि ये सारे तंत्र जो है ना, आपको विकास करने के लिए, आपको व्यापार बढ़ाने के लिए या नए व्यापार को लाने के लिए या नए व्यापार की तरफ सोचने के लिए आपको अवसर भी प्रदान करता है, और आपके पास अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरह से सहयोग भी मिलता है। तो ये मेरा मानना है कि लोकेशन मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप रायपुर में भी रह के इंडस्ट्री लगा के विशाखापट्टनम से के पोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक अभी बिहार में ड्राई पोर्ट भी बन चुका है। तो मेरा मानना है कि लोकेशन नहीं मायने पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी गुड इन इंडिया राइट नाउ, और हमारा तो कम्युनिकेशन काफी अच्छा है धनबाद का, क्योंकि वी हैव NH19 और रोड कनेक्टिविटी भी है हमारे पास, और बाकी सुविधाएं हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं नहीं, लेकिन नहीं है उसके लिए हम रोने से अच्छा है खुद को व्यवस्थित करें, विकास करें और विकासशील हों। चलिए, रंजीत सिंह हमारे साथ उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं। जो सबसे बड़ी समस्या, जैसे लोग कहते हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि कहीं भी अगर आपको बिजनेस टूर पे जाना है तो आपको रांची जाना होता है या दूसरे कोलकाता जाना होता है, वहां से फ्लाइट लेना पड़ता है। जितने के फ्लाइट की सफर नहीं होती उतना आपको रोड कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो रंजीत जी, इस पर आपका क्या कहना रहेगा? धन्यवाद। एयरपोर्ट स्पेसिफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर हम बड़े इंडस्ट्रीज की बात करें, मोस्टली जो लार्ज सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं और जो मेगा सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक लोकल कनेक्टिविटी की बात है, एयरपोर्ट धनबाद में हो हम सबके लिए मतलब ये एक सुनहरा अवसर है। और लेकिन एयरपोर्ट से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रमोशन मुझे लगता है कि बहुत हद तक
अगर मैं बोकारो की बात करूं तो बोकारो में बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार है। लगभग 1000 इंडस्ट्रीज लगी है वहां पे। और बड़े इंडस्ट्रीज की बात करूं तो बोकारो में डालमिया का सीमेंट प्लांट भी है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रो स्टील का भी प्लांट है, जो कि आज वेदांता ने उसको टेक ओवर कर लिया है। इसके अलावा इंडियन ऑयल का प्लांट भी है, और एचपीसीएल का भी प्लांट है, ओएनजीसी का भी है, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की भी कई इंडस्ट्रीज हैं। सो एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि विकास में एयरपोर्ट का ना होना कहीं से भी बाधित नहीं करता है। एड ऑन सर्विसेज हम मान सकते हैं एयरपोर्ट को। धनबाद की बात करें तो मुझे लगता है कि धनबाद में जैसी रेल की कनेक्टिविटी है, वैसी मुझे नहीं लगता है कि अपने पूरे स्टेट में और किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे रेल की कनेक्टिविटी है। तो एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि धनबाद में एयरपोर्ट आना भी चाहिए। अब इसके लिए जो पहल राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे होनी चाहिए, उसे देखना होगा कि ये चूंकि स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन का मामला है, चूंकि स्टेट केवल डिसाइड नहीं कर सकता है, ना ही सेंटर, तो बड़ा कोऑर्डिनेटिव एफर्ट होना चाहिए। और अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट धनबाद को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए। जीटा के महासचिव राजीव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि धनबाद के हर उद्योगपति या आम आदमी भी हो इनको जरूर जानता है। तो मेरा सीधा सवाल इनसे यही रहेगा, चूंकि चुनाव का समय है, तो ऐसे मौके पर ऐसे सवाल जरूर उठते हैं कि किस तरह से और बेहतर किया जा सके। हम जानते हैं कि धनबाद बेहतर है, लेकिन इसे और कैसे बेहतर कर सके, और आप जैसे लोगों से बेहतर कौन अनुभव दे सकता है। जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन, जैसा उन्होंने कहा कि एड ऑन किया जा सकता है एयरपोर्ट को, लेकिन अभी भी जो सड़कें हैं, फ्लाईओवर की जरूरत है। इस तरह पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धनबाद सदा से उपेक्षित रहा है, और ये आज से नहीं है। जब बिहार था तब हम लोग को पटना दूर लगता था, झारखंड बना तो रांची भी दूर ही है, दिल्ली तो हमसे हमेशा ही बहुत दूर रहा। जब विकास के पैमाने जब सेट होते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें क्राइटेरिया देखी जाती है। उन क्राइटेरिया में हम लोग को ये लगता है कि अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या आसपास के जिलों से वर्कफोर्स की बात करें, तो धनबाद कहीं से पीछे नहीं है। किसी भी मायने में एक बड़े महानगर बनने की क्षमता जो ये क्षेत्र रखता है, जो इसका डेमोग्राफी है, जो इसका यहाँ का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, वो ये बताता है। आप खुद देखेंगे कि धनबाद में ज़मीनें खाली पड़ी हैं, खेती नहीं होती है। आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ के आसपास के ज़िलों के लोग पूरे देश में जा करके काम कर रहे हैं, चाहे वो बम्बई जाएँ, दक्षिण की दिशा में जाएँ, पंजाब में जाएँ, हर क्षेत्र में जाके वो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ सोच है यहाँ पे कि हम लोग औद्योगिकरण की राह में कहाँ कहाँ रुकावटें हैं। जैसे कि बात आई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, आप गौर कीजिए कि सिंदरी में काम करने वाला व्यक्ति यदि उसको धनबाद से काम करने जाना हो, नौकरी करने जाना हो, तो उसको कितना पैसा भाड़ा लगेगा? 20 किलोमीटर जाने में उसके 60 रुपये लग जाएंगे। तो आखिर 3 रुपये पर किलोमीटर जो भाड़ा देगा, वो दिन में 300, 400, 500 रुपये कमाएगा, उसको कहाँ से पोसाएगा? आवश्यकता यह है कि एक समग्र विकास का रोड मैप बने, जिसमें यातायात व्यवस्था की जब बात करते हैं तो यातायात का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। हम तो उस समय से देख रहे हैं जब धनबाद में काली पीली टैक्सी चलती थी, फिर ट्रेकर चलने लग गए, तो लगा काली पीली थी तब तो लगता था थोड़ा सा स्टैंडर्ड का शहर दिखता है, लेकिन काली पीली तो बंद हो गई, ट्रेकर आ गया, ट्रेकर के बाद टेम्पू आ गया, और अब टोटो आ गया। अब टोटो की स्थिति क्या है? वो भी 15 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन रफ्तार नहीं है, समय की पाबंदी उसमें नहीं हो सकती है। तो आवश्यकता है कि यहाँ बसेस चले। सरकार की द्वारा जो आज के दिन पूरे देश में चलाई जा रही हैं, आप देखिए धनबाद के लिए भी हुआ, धनबाद में बसें भी आई, लेकिन चली नहीं, क्योंकि उस पर प्रयोग हुए। हम लोगों ने कहा था कि जब सरकार 2003 के बाद जब मुंडा जी की सरकार बनी थी, तो मुझे याद है कि कल्याण मंत्रालय ने कुछ बसें दी थी उस समय, 2002-03 के आसपास कुछ बसें दी थी। आज भी कई गाड़ियां उस समय की सड़क पे चलते दिख जाती हैं। तो जो बसें राज्य सरकार ने यहाँ भेजी, या तो खुद एक कंपनी बना के चलाते, या फिर कुछ लड़कों के समूह बना के उनके थ्रू चलवाते। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि यहाँ पे यातायात व्यवस्था सुधरे।
दूसरी बात आती है कि यातायात के साथ रोड भी चाहिए। अब आप देखेंगे हम लोग एक ऐसे आभा क्षेत्र में जीते हैं जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ रोड चौड़ीकरण नहीं होता है। अब गया पुल जो है वो एक ऐसी चीज हो गई है जैसे लगता है कि शायद 10 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद बन जाए, हो सकता है और 10 साल लग जाए। तो गया पुल चौड़ीकरण जो हो गया ना, वो एक ऐसा खजाना हो गया हम लोग के लिए कि हम लोग रोज उस जाम में जब फंसते हैं तो हम लोग रोज किसी न किसी के खिलाफ मन में भाव विचार लाते हैं कि भाई उसने नहीं किया। जबकि हम लगातार देखते हैं, आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि रेलवे 24 घंटे के अंदर में रेल ब्लॉक लेती है और 24 घंटे के अंदर रास्ता निकाल देती है। तो ऐसा क्या कारण है यहाँ नहीं हो रहा है? आवश्यकता इस बात की है कि धनबाद के लिए एक समग्र प्लान बनाया जाए। और धनबाद आज के दिन एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां आवश्यकता है इस सोच को लेकर आगे बढ़ने की। धनबाद के अंदर पोटेंशियल क्या है? आपके पास कोयला है साहब, वर्कफोर्स है, वैल्यू एडिशन करना है, बीसीसीएल यहाँ है और कोयला नहीं देती है, हार्डकोक इंडस्ट्री बंद हो रही है, चोरी के कोयले से रोजगार व्यापार चल रहा है। तो कैसे इस क्षेत्र का विकास होगा? कुछ व्यक्ति का विकास हो सकता है, कुछ समूह का विकास होता है, लेकिन एक समग्र विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर चैनल बनाना पड़ेगा, लोगों को एक समग्र सोच बनानी पड़ेगी, ताकि यहाँ के जो उद्योग लगे हैं, जो 72, 73, 75 तक लगे थे, हार्डकोक इंडस्ट्रीज, सॉफ्टकोक इंडस्ट्रीज, फायरविक्स के प्लांट्स लगे थे, इनको जब कोयला बीसीसीएल लगाई थी ये बोल के कि हम आपको हमेशा कोयला देंगे, अच्छे रेट पे देंगे, हम आपको लिंकेज के माध्यम से देंगे, और आज सब बंद है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि इसके लिए जो भी सरकार आए और जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए, उनसे आग्रह होगा कि इस पे एक समग्र तौर पे जिस किसी भी क्षेत्र का कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, सब लोग मिल के बैठे और इसका एक समग्र प्लान बनाना चाहिए। सर, आपने कहा कि धनबाद खास तौर से पीछे रहा है, चाहे वो बिहार रहा हो या झारखंड रहा हो, और आज देखिए 15 नवंबर भी है, स्थापना दिवस भी है झारखंड का। तो मेरा ये सवाल जरूर रहेगा श्याम सर आपसे कि क्या कारण रहे हैं। ये यकीनन ये सच है कि अगर आप देख लें, रांची देख लें, जमशेदपुर देख लें, इवन देवघर देख लें, झारखंड अलग होने के बाद बहुत तरक्की किया है, लेकिन धनबाद उस हिसाब से तरक्की नहीं किया। हम कह सकते हैं कि तरक्की किया है, लेकिन उस हिसाब से तरक्की नहीं किया। आज 24 साल हो गए, लेकिन उतना डेवलपमेंट धनबाद में नहीं हुआ। क्या कमी रह गई होगी? क्या चीज आपको दिखता है? देखिए क्या है ना, सबसे पहले हमें डेवलप करने के लिए चाहिए नजरिया। आज भी हम लोग गया पुल के चौड़ीकरण के लिए बात कर रहे हैं। जो मैं तो जब से धनबाद में हूं, मैं ये सुन रहा हूं, क्यों हम गया पुल के चौड़ीकरण की ही खाली बात करते हैं। आप नए नजरिए से, नई सोच से, नए दिशा में नया व्यवस्था कर सकते हैं। हम एक ऐसी चीजें कर सकते हैं जो नया कम्युनिकेशन हो, नए रास्ते बने, नए पुल बने, जो नई तरीका से जोड़ पाए। हम निर्भर कर रहे हैं कि रेलवे करे, या हम निर्भर कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें हों जो पिछले कई सालों से नहीं हुई है। देखिए, किसी भी जगह का विकास या विशेष करके किसी भी जगह का एक नया स्वरूप देने के लिए एक नई सोच की जरूरत है, नई दिशा की जरूरत है और एक साहस की जरूरत है। नई दिशा, नई सोच, साहस जब होगा तो अलग तरह का विस्तार होगा, अलग तरह का आपके कम्युनिकेशन होंगे, व्यापार होगा। आप छोटी छोटी जगहों में जब जाते हैं, मैं दुनिया के कई देशों में गया हूं, छोटे छोटे शहर जहां पे अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है। आप एक जगह के पीछे पड़े हुए हैं, एक चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे पास, जैसे राजीव सर ने बताया कि बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है जहां खेती नहीं हो रहा है। निश्चित ही खेती नहीं हो रहा है, खेती पे भी हमें काम करना होगा, खेती पे भी विकास करना होगा, क्योंकि हमारे हर कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता है, हर कोई व्यापार को नहीं कर सकता है। जिसका जिस तरह का चीजें हैं वो कर सकते हैं। तो आप एग्रीकल्चर पे भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन नए नए जोन बनाइए, नए नए ब्लॉक बनाइए, नए नए एरिया को डेवलपमेंट कीजिए। हम नया बैंक मोड़ 10 बना सकते हैं, हम नया रणधीर वर्मा चौक 20 बना सकते हैं। हमारे पास अगर जगह है, हमारे पास अगर व्यवस्था है, तो हम लोग उस सोच पे जाए। क्यों हम लोग किसी एक चीज, देखिए मैं बताया था कि मतलब अभी क्या है ना कि हमें अगर विकास की जरूरत है ना, तो हमें विस्तार की जरूरत है। हम किसी एक जगह पे बैठ के या एक जगह के पे रहकर या उसी का मतलब मातम नहीं मना सकते हैं कि पिछला 50 साल से, 60 साल से, 40 साल से गया पुल नहीं बना, गया पुल नहीं बना। अरे मुझे नहीं चाहिए गया पुल, मुझे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, मैं आपको बताया हूँ, आप मैमको मोड़ में भी भीड़ हो रही है जी।
ठीक है, जबकि 8 लेन है। सर आपका शहर बढ़ रहा है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। आपको नए नए, देखिए बड़ा शहर और छोटे शहर के बीच में गैप बन कम हो रहा है। अब बड़ा शहर बढ़ता हुआ दिख रहा है और छोटा शहर, छोटा गांव कस्बा बड़े शहर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हमें चाहिए ऐसे ऐसे जोन जहां पे हम अलग तरह का कम्युनिकेशन करें, जहां पे बिजनेस हो, जहां पे ऑफिसेस हो, जहां पे मॉल हो, जहां पे रेसिडेंशियल हाउसेस हो, जहां पे अलग अलग तरह का बैंक मोड़ हो, अलग अलग तरह हीरापुर हो। और हम उस समय जब हम प्लान करें या प्रयोजन करें तब उस समय में रोड चौड़ी हो, हाईवेज हो के साथ कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन हो और नया विस्तार करे। अगर गवर्नमेंट हमें बोलती है तो मैं आपको बताता हूं, बिंग एंड सीएमडी ऑफ 99 ग्रुप, मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं कि आप ऐसे जोन जो आपको लगता है कि कोई यूज नहीं है, हमें दें या हम जैसे लोगों को दे या एक समूह को दे और उस जगह पे एक नया धनबाद बनाया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, दिल्ली भी नहीं बनी, मुंबई भी नया बना, हर कुछ नया बना। हम उसी जगह पे पड़े रह के हम अपने आप को नया नहीं बना सकते हैं। क्योंकि बड़ा बनना है तो बड़ा विस्तार करना होगा। आप कहना चाहते हैं कि न्यू धनबाद बनाने की जरूरत है, जैसे दिल्ली से न्यू दिल्ली बना, नोएडा से ग्रेटर नोएडा बना। आप नई दिल्ली जब जाइए तो आप अगर कहीं भी चांदनी चौक या फिर पुरानी दिल्ली पे घूमेंगे तो आज भी आप पैदल ही घूमेंगे। आप वहां पे अपने मर्सिडीज को लेकर आप टमटम वहां पर खोज सकते हैं। लेकिन आज हमसे 100 साल पहले अंग्रेजों ने उसका विकल्प छोड़कर नई दिल्ली और कनॉट प्लेस और बाकी जगह बनाया। आप सोचिए 100 साल पहले। आज नवी मुंबई को देख लीजिए। जरूरत क्या है? जरूरत आपका ठीक है, कम्युनिकेशन है, सारी चीजें ठीक है, हम उस चीज के लिए कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है हमें चीजों को बड़ा सोचने की। चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं कि रंजीत मेरा सिंह, मानना है क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहता है कि चीजें बड़ी तब हो सकती है जब वो विस्तार का स्वरूप ले और बड़े लोग और सारे लोग उसमें शरीक हो। हर गांव के बगल में एक गांव शहर बसे, हर गांव के बगल में हर अपॉर्चुनिटी हो, इन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हो, कॉमर्शियल्स हो, रेसिडेंशियल हाउसेस हो और वहां पे बनाए। आज के डेट में पूरी दुनिया में सैटेलाइट टाउनशिप है। पूरी दुनिया में आप किसी भी जगह, आप बेंगलोर जाइए, दुनिया के किसी भी शहर में चल जाइए, आपको एक बेंगलोर नहीं दिखेगा, एक मोहल्ला नहीं दिखेगा। हाँ, किसी एक जगह को आप नाम सकते हैं, लेकिन आपको हर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सभी जगह पे बढ़ता फैलता विस्तार लेता हुआ नए नए माध्यम से नए नए चीजों को आपको दिखेगा। और सभी जगह लोग रह रहे हैं, सभी जगह विस्तार हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, नया रोजगार आ रहा है। और मेरा हमेशा मानना है बड़ा कीजिए। चलिए, श्याम सर का साफ तौर से कहना है कि नए धनबाद की जरूरत है, न्यू धनबाद की जरूरत है, जगह बहुत है और एक जगह पर भीड़ लगाने से यकीनन भीड़ तो होगी ही। लेकिन रंजीत सिंह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे और जनता भी जानना चाहेगी कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, हम इसे बहुत ही गर्व से कहते हैं कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। हमने अभी सर ने कहा कि रेवेन्यू रेलवे से सबसे ज्यादा हम देते हैं, फिर भी धनबाद पीछे है और पीछे है, ये जरूर मानिए। जैसा कि श्याम जी अभी बता रहे थे कि नई सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मुझे लगता है किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट स्टेट के विजन पे, जो गवर्नमेंट होती है उनके विजन के हिसाब से ही सारे डिस्ट्रिक्ट्स काम करते हैं। धनबाद, जैसा कि आपने कहा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, धनबाद के बारे में मतलब ऐसा लोगों को लगता है, मैं जब भी दिल्ली गया, बॉम्बे गया, तो जो मेरे मित्र रहे या जो मेरे जानने वाले, उनको ऐसा लगता है कि धनबाद में जो भी है वो कोयले का व्यापार जरूर करता होगा। मेरे फादर खुद बीसीसीएल में थे, बट मैंने कोयले का व्यापार नहीं किया और मुझे कोयले के व्यापार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है। कोल हो सकता है कि धनबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी लगी थी पहले। और जैसा कि राजीव जी ने भी बताया कि हार्डकोर भट्टे बंद हो रहे हैं और कोयले से जुड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों का व्यक्तिगत भला हो रहा हो, लेकिन पूरी कम्युनिटी या पूरे डिस्ट्रिक्ट का उससे भला नहीं हो पाया। तो श्याम जी की बात से मैं बहुत सहमत हूं कि कोयले से बाहर निकल के बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर मैं मेरे एक मित्र हैं, अल्ट्राटेक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी उन लोगों ने रामगढ़ में
पतरातू में बांगड़ सीमेंट टेक ओवर किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग प्लान कर रहे हैं धनबाद में तकरीबन 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और एक यहाँ पे एक ग्राइंडिंग यूनिट डालने के लिए। बट तो मैंने उनको बताया भाई डालिए, फिर क्या दिक्कत है धनबाद में। तो 2014 से 2019 के बीच में मोमेंटम झारखंड इनिशिएटिव हुआ था। उस समय उन लोगों ने एमओयू साइन किया था, तकरीबन 700 करोड़ का ग्राइंडिंग यूनिट। संयोग से उस समय मेरी पोस्टिंग एज डेवलपमेंट ऑफिसर बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में थी, तो उस लैंड अलॉटमेंट कमेटी का मैं मेंबर भी था। तो वहां पे 50 एकड़ लैंड हमने उनको आवंटन भी किया था। 700 करोड़ का ग्राइंडिंग यूनिट लगना था। मोमेंटम झारखंड में जब उनके वाइस चेयरमैन आए थे तो उन्होंने बोला भी था कि 700 करोड़ का ग्राइंडिंग यूनिट हम बोकारो में डाल रहे हैं। ये 2017 की बात है। मोमेंटम झारखंड में लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर्स के साथ हुई थी और तकरीबन 210 एमओयूज साइन हुए थे 2018 तक। अब 2018 के बाद फॉलो अप का क्या लेवल था, क्यों नहीं हुआ, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बट 2019 के 18 के बाद हमको लगता है मोमेंटम झारखंड के बारे में हमने नहीं सुना। जैसा कि मैंने कहा कि भाई स्टेट की प्रायोरिटी में जैसे जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि अगर सरकार मुझे कोई चंक देती है, मुझे ही नहीं मतलब किसी समूह को दे या किसी को भी दे, और हमसे अगर पूछे कि डेवलपमेंट कैसे करना है तो हम बताएंगे और उसमें सहयोग भी करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इधर पिछले 5 सालों में श्याम जी या हम लोग तो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इंडस्ट्री वाले, 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज बड़ी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, पूरे स्टेट में इनका ऑपरेशंस है। क्या सीएम साहब या इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने कभी भी फोन करके, जैसा कि रोजगार की बात करते हैं भाई, 1000, 2000, 5000 ऐसे बड़े बड़े उद्योग हैं झारखंड में, अगर विजन हो कि हाँ क्यों ना भाई इन 5000 उद्यमियों को बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि भाई क्या स्टेट को रोजगार में आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है 5000 इंडस्ट्रीज अगर 100 लोगों को भी रोजगार दे तो ये तकरीबन 5 लाख रोजगार हो जाएगा। इसके अलावा भाई पूछे हम लोगों से कि और क्या क्या करना चाहिए। अभी मैंने होटल इंडस्ट्री डाला है, ठीक है, होटल डाला है तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो तकरीबन 700-800 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयड है वहां पे। तो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर धनबाद की आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 5 साल का बता सकता हूं आपको भाई। जिस जिले में 4.5 साल में 5 कलेक्टर आएंगे उस जिले का डेवलपमेंट क्या होगा। हम लोगों ने अमित कुमार को देखा, यहाँ पे उमाशंकर सिंह को देखा, संदीप सिंह को देखा, वरुण रंजन को देखा, अभी माधवी मिश्रा मैडम को देख रहे हैं। तो जिले की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि कलेक्टर्स की होती है, डेवलपमेंट का काम उनके हाथ में होता है। तो कोविड का भी टाइम था, उसको भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोरोना, लेकिन वो एक जस्ट एक्सक्यूज होगा डेवलपमेंट के लिए। पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड तो ये कहना कि भाई डेवलपमेंट, मेरा श्याम जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन आपका जिधर है, अगर आप पिछले 5 साल का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का अगर बजट देख ले कि कितना एलोकेट हुआ है तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि सरकार की प्रायोरिटी में इंडस्ट्रीज नहीं है। देखिए, आपने एक सवाल जरूर उठाया था अभी कि रोजगार पर लेकर के कि यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार की कमी है क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर अगर कुछ उद्योग लगते हैं तो यकीनन रोजगार जरूर मिलेगा। तो ये नहीं लगता है कि सर जो अभी ये चलन चला है कि फ्री देने का, तो उससे जो रोजगार करने वाले हैं वो अगर उनको फ्री में अगर सब कुछ मिलेगा, चाहे वो पैसा मिल रहा हो, अनाज मिल रहा हो, तो वो काम करने क्यों निकलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है और मैं पूरी तरह से सहमत रहूंगा, आप लोगों का भी ऐसा मानना होगा कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, फ्री का कुछ नहीं मिलना चाहिए। राजीव सर आपसे। देखिए, झारखंड की स्थिति जो है ना बड़ी अजीब है। आपने जो बात कही कि काम देना चाहिए और तब तक कोई सुविधा या जो कैश काइंड और ग्रांट दिया जा रहा है वो बंद करनी चाहिए, आपका यही प्रश्न है। बिल्कुल है ना। लेकिन मैं थोड़ा डिफर करता हूँ उससे। अभी मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, आप भोजन नहीं देंगे तो मेरी स्थिति क्या होगी उसका आकलन करिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि ये एक तरीका है जिससे आप उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, बट जिंदगी भर उसको चला के आगे नहीं बढ़ा सकते। आप एक सर्टन पीरियड तक इस चीजों को लागू करिए। बिल्कुल। उसके बाद जो विकास के पैमाने हैं, अभी विकास के पैमाने की जो बात हुई, उद्योगीकरण की बात हुई कि 5000 इंडस्ट्री है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। धनबाद में 18,000 लोग जीएसटी होल्डर है, तो इसमें इंडस्ट्रीज भी होगी, ट्रेडर्स भी होंगे
और नॉन जीएसटी होल्डर भी होंगे जिसकी 40 लाख से कम टर्नओवर है। तो कहने का मतलब है कि धनबाद की खूबियों को आपको समझना पड़ेगा कि जब ये बिहार था तो पटना के बाद दूसरा क्षेत्र धनबाद को ही कहा जाता था, जिसको धन से आबाद भी बोलते थे और धनी क्षेत्र भी बोलते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि हम धन से आबाद धनी क्षेत्र, आज झारखंड में जो 3-4 शहरों में नाम आता है उसमें सबसे निचले पायदान पे रहते हैं, इसलिए कि हम लोग उस सोच को डेवलप नहीं किया। अब देखिए, जब खूबी की बात करते हैं तो अब जैसे कि बात हुई कि रेलवे सबसे ज्यादा आय देता है। देखिए, रेलवे आय देता है, कोल कैपिटल है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात हाल के वर्षों में यहाँ आईटी मिला, बीआईटी जैसे संस्थान है, बीसीसीएल है जो धनबाद की इकोनॉमी की रीढ़ है। आज भी पूरी इकोनॉमी आज के दिन टिकी हुई है बीसीसीएल के ऊपर में। इसी तरह से एमपीएल और अन्य उद्योग लगे हुए हैं, अभी हड़ लगा है जो एक्सपेंशन पे जा रहा है, जिसपे आने वाले समय में काफी बड़ा एक्सपेंशन आने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां धनबाद में आती है सर्वे के लिए। आखिर है क्या मामला कि वो टिकती नहीं है। बात सिर्फ छोटी सी है, माहौल नहीं है। वो जो माहौल होता है ना वो नहीं है। और ये धनबाद का विकास देखते हैं ना, वो इन लोगों के, इन जैसे बिल्डर्स के और डेवलपर्स का किया हुआ विकास है। सड़कें सब थोड़ी सी चौड़ी हो गई हैं, लेकिन एक छोटी सी बारिश आती है तो 8 लेन फ्लडेड हो जाता है। हम लोग के एरिया की तो छोड़ ही दीजिए आप, वहां तो पानी कहां कहां से घुसेगा पता नहीं है किसी भी क्षेत्र में। कहने का मतलब, जब विकास का पैमाना की बात करते हैं तो जब सड़कें चौड़ी करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए, सीवरेज सिस्टम बनना चाहिए। तो एक समग्र प्लान जो बनता है वो यहाँ पे नहीं बनता दिखता है। हम लोग हमेशा से एक खेल देखते हैं धनबाद में, डीपीआर का खेल। वो डीपीआर का खेल जो है वो लगातार चालू है। आप बात करते हैं अभी फ्लाईओवर्स की, मैं उस पर भी फिर बताता हूँ कि 2003 में जब झरिया की रेल लाइन बंद हुई तो हम लोगों ने बातें उठानी शुरू की कि झरिया की जो रेल लाइन है जोड़ा फाटक से उस पर सड़क बनाई जाए। जब सड़क बनाने की बात आती थी तो वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता था। अभी हाल में कुछ साल पहले डीएवी स्कूल रोड पे जब रोड बन रही थी तो बड़ा विवाद हुआ, बहुत उसमें विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन क्या वो जब रोड बनी उसका फायदा आज धनबाद के लोगों को मिल रहा है ना। मैं जब जेडआरसी से मेंबर था तब हम लोग जब धनबाद से प्रश्न उठाते कि साउथ में स्टेशन बढ़िया बनना चाहिए, हम लोग जब हाजीपुर गए तो पता चला वहां तो फाइल मूव ही नहीं हो रही। हम लोगों ने उसको मूव किया कि भाई इसको आगे तो बढ़ाइए। तो देखिए क्या है, जिनकी जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम लोग का काम है बताना, हम अपने सुझाव दे सकते हैं, हम अपनी जानकारी दे सकते हैं कि धनबाद में विकास कैसे हो। गया पुल क्यों बोला जाता है? गया पुल इसलिए एक टैगलाइन बन गया कि गया पुल ही चौड़ी नहीं हो रहा है, हम फ्लाईओवर का सपना कहां देखें। देखिए 2003 से लेकर 2010 के बीच में 50 बार प्रशासन के साथ चर्चा हुई कि झरिया वाली रेल लाइन पे एक फ्लाईओवर बनाइए, जिसको बनाने में, जिसको स्टार्ट करने से लेकर शिलान्यास की शुरुआत से लेकर के आपको कभी भी ट्रैफिक में कंजेशन नहीं आएगा, रुकावट नहीं आएगी और आप आसानी से वो फ्लाईओवर रेल के ऊपर से बना सकते हैं। आज आप देख लीजिए 2022-23 में या मेरे ख्याल से इसी साल 24 में सरकार सिद्धांतः सहमत होती है कि अब हम इस पे एक फ्लाईओवर बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जो धनबाद की जनता को चाहिए, धनबाद की जनता एक एक व्यक्ति कह रहा है कि इधर से फ्लाईओवर बनना चाहिए और सरकार को वो सोचने में 20 साल लग जाते हैं। तो इसका रीजन है कि कहीं ना कहीं हम सोच में पीछे हैं और वो एक खेल जो चलता है हम लोग का डीपीआर वो जारी है और वो लगता है जारी रहेगा। धनबाद की जैसे इन्होंने एक अच्छी बात कही हमारे श्याम जी ने कि नया शहर बसना चाहिए। देखिए आप धनबाद की डेमोग्राफी को देखिए, हम 2 पार्ट में बटे हुए हैं। लगभग 35% की आबादी गया पुल के इधर रहती है और 65% की आबादी गया पुल के उधर रहती है। और उस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो झरिया कोलफील्ड के नाम से जाना जाता है, लगभग 10 लाख की आबादी वहां निवास करती है। आप विधानसभा वाइज अगर गौर करेंगे जहां जहां से उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो लगभग 10 लाख की आबादी निवास करती है। और किन हालतों में जी रहे, यहाँ तो 8 लेन सड़क है, वहां उनके घर के नीचे से आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है, अमोनिया गैसेस का रिसाव हो रहा है और लोग वहां पे जमींदोज हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है। उनके लिए एक प्लान बनना चाहिए। क्यों नहीं, जैसे बात करते न्यू धनबाद, मैं कहता न्यू झरिया बनना चाहिए, न्यू केंदुआ बनना चाहिए, न्यू करकेंद बनना चाहिए, न्यू कतरास बनना चाहिए, जो आग पे बैठा हुआ है। और इस बनने के क्रम में जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो धनबाद के इसी लॉबी को होगा जो धनबाद के विकास के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करती है। और ये सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, सबसे बड़ा, पूरे देश में आज के दिन सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। और वो धनबाद में वही हुआ अब तक। जितने हम लोग धनबाद का चेहरा चमकता देखते हैं उसमें कहीं भी सरकार की थोड़ी मोड़ी रोड चौड़ीकरण हो गई होगी,
लेकिन अभी तक उन घरों में भी पानी नहीं पहुंचा जहां हर घर नल योजना की बात होती है। आवश्यकता इस बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र को और डेवलप किया जाए, नए नए औद्योगिक क्षेत्र बसाए जाए, उनके आसपास टाउनशिप बसाई जाए। हम लोग ये भी कहते हैं कि सरकार प्लान करे, एक चंडीगढ़ बसा सकती है, तो धनबाद में भी एक नया चंडीगढ़ जैसा कोई स्वरूप लेके आया 10 लाख की आबादी के लिए, क्यों नहीं बन सकता है? आप एक नहीं बना सकते, 3-4 बना लीजिए, 2-2, 2.5 लाख की आबादी के बना लीजिए। तो आखिर विकास जो होगा, जब नया कुछ बनेगा, जब एक तरफ विध्वंस हो रहा है और वो विध्वंस रुका पड़ा है, आप इस एरिया में 25% का ग्रोथ बना लीजिए और वहां -20% चल रहा, तो आपका ग्रोथ लेवल कहां जाएगा? आपका ग्रोथ तो होगा नहीं। लोग तो डिटोरिएट कर रहे हैं, उनकी संख्या जो है, बेलगड़िया शिफ्ट करके हम लोग गलती से कभी बेलगड़िया चल जाएं तो हम लोग को लगता है कि बेलगड़िया एक गाली है, क्योंकि जिस हालात में लोग वहां रह रहे हैं वो हालात कहीं से भी एक आम इंसान के रहने के उपयुक्त नहीं है। उससे बेहतर तो वो खुद बोलते हैं कि यहाँ तो रोजगार नहीं है, हम जहाँ कोलेरी में रहते थे वहां कुछ रोजगार तो मिल जाता था, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, कुछ तो मेरा रोजगार का साधन था। यहाँ तो स्थिति बेहद विकट है, जिसकी चर्चा मैं शायद करने में असमर्थ हूँ। यहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि जिसकी चर्चा अगर आप लोग भी करेंगे, आप लोग अगर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि वहाँ के जो परिवारों की स्थिति है वो क्या है, उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, उनके जीवन के रोजगार के साधन क्या है। तो कहने का मतलब है कि धनबाद वहीं खड़ा है जो 2000 में झारखंड बना था तब, 1990 में, और जो 1985 में गया पुल चौड़ीकरण हुआ था। आज भी 2024 खत्म होने जा रहा है, 25 आने जा रहा है, 40 साल भी गया पुल का वही चौड़ाई है, उसमें कमी आई है, चौड़ा नहीं हुआ, उसमें पाइपलाइन डाल करके उसको और सकड़ा कर दिया गया। तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि गया पुल टैगलाइन है, विकास के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि उस 10 लाख की आबादी को अगर इधर शिफ्ट करते हैं आप किसी भी क्षेत्र में, तो कितने लोगों को, 2.5 लाख लोगों को घर चाहिएगा। एक व्यक्ति का 4 जन का परिवार है, तो 2.5 लाख लोगों के घर बनाने की क्षमता हमारे धनबाद के जो बिल्डर समुदाय के लोग हैं उनमें डेवलप होगी, और एक नया शहर बसेगा, और नया शहर जब बसेगा तो ये क्षेत्र बड़ा होते चला जाएगा। और ये कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्र, इसको मैं बार बार ये बात कहता हूँ, धनबाद में विभिन्न जाति, समूह, भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। केरल का भी आदमी मिल जाएगा, तमिलनाडु का मिल जाएगा, पंजाब का मिल जाएगा, हर क्षेत्र के लोग हैं। जैसे जमशेदपुर में साउथ के थोड़े ज्यादा है, तो हम लोग की तरफ में नॉर्थ के ज्यादा है। तो ये क्षेत्र विकास होने में, विकसित होने में जो रुकावटें हैं उसमें कम है। अगर सरकार ठान ले तो मुझे लगता नहीं रोक सकता। अब एयरपोर्ट की बात पे जैसे सहमति असहमति बात कर रहे थे, देखिए मैं अस्पताल के क्षेत्र से जुड़ा हूं, आप लोग जानते हैं। 2016 में जब हम लोग अस्पताल के साथ किसी कंपनी का टाई अप कर रहे थे, तो पहली बात पूछी गई कि एयरपोर्ट है क्या। और मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आज जो बड़े नाम है, उन बड़े नामों से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा एयरपोर्ट है क्या। तो एयरपोर्ट सिर्फ हमारे आपके चढ़ने के लिए नहीं है, बाहर से इन्वेस्टर आएगा, वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उसको साधन चाहिए। यहाँ एयरपोर्ट से बगल में आपके ये संवेद शिखर जी है, जो जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में आप अगर एयरपोर्ट लेके आते हैं तो देवघर का एयरपोर्ट सक्सेस होगा, गया का होगा, वैसे ही धनबाद का भी हो जाएगा। धनबाद में उच्चतर शिक्षा, +2 के बाद कितने बच्चे धनबाद में रहते हैं आप हम सब जानते हैं। जो बच्चे बाहर जाते हैं उनके आने के साधन नहीं है, क्योंकि जो एक बार बाहर चला गया वो वापिस ही नहीं आता है। वो पहले तो जब बड़ी जगह पे चला जाता है बोलता है यहाँ पे एयरपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। अभी तो थोड़ी सुविधा बढ़ी देवघर दुर्गापुर के चलते, थोड़ी सुविधा आई है हम लोग के पास, जो हम लोग कह सकते हैं कि दुर्गापुर में एयरपोर्ट बना, इससे हम लोग को थोड़ा लाभ हुआ है। लेकिन ये आज के दिन, जैसे हम लोग एक समय कहते थे फ्रिज जो है वो विलासिता की चीज है, तो आज एयरपोर्ट विलासिता की चीज नहीं है, एयरपोर्ट आवश्यकता है। यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, अच्छे फैकल्टीज आए, IIT ISM में अच्छे डायरेक्टर्स आए। अभी CMPF के जो कमिश्नर हैं उन्होंने लिख के दिया कि हम धनबाद में नहीं रहना चाहते, हमको कलकत्ता हेडक्वार्टर में पोस्टिंग दिया जाए। तो ये एक बड़ा पैमाना है। मैं थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ जरूर। तो +2 के बाद जो हमारी स्थिति है उच्चतर शिक्षा में, वो आप देख सकते हैं क्या हालत है। एक अच्छा काम हुआ है कि BBMKU की स्थापना हुई, लेकिन BBMKU को भी वार फुटिंग लेवल पे काम करना पड़ेगा कि जो +2 के बाद के बच्चे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं, उनकी पढ़ाई यहाँ शुरू कैसे हो, अलग अलग कॉलेजेस कैसे बने, प्राइवेट ऑपरेटर्स कैसे आए जो यहाँ पे कॉलेज की स्थापना करें, ताकि जो हमारा ब्रेन जो ड्रेन हो रहा है बाहर जाके हमारी नज़र में, वो यहीं टिके। जब वो यहाँ टिकेगा तो उद्योग भी लगाएगा, नौकरी भी करेगा, यहाँ रोजगार भी करेगा, घर द्वार भी बनाएगा, परिवार के साथ रहेगा। और धनबाद आज
आने वाले समय जो मैं धनबाद क्षेत्र की बात करूं तो बुजुर्गों का शहर बनता जा रहा है। अब युवा जो है धनबाद से शिफ्ट कर रहे हैं और बुजुर्ग जो है बड़ी संख्या में रहते हैं। ये हम लोग को बड़ा गंभीर विषय है जिस पे और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। देखिए 99 कॉन्क्लेव का मतलब ही यही है कि, और मौका भी ऐसा है कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में लोग इन चीजों को देखना चाहते हैं और मकसद ही यही है कि जो जो चीजें हैं जो धनबाद को बेहतर कर सकती है वैसे लोगों से हम बात करें, उनकी बातों को जनता तक पहुंचाएं। और आपने कहा बेलगड़िया की बात प्राथमिकता से, आपको यकीन दिलाना चाहेंगे 99 न्यूज़ ने बेलगड़िया की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छे से कवरेज किया था और दिखाया भी था, और लेकिन सरकार तक बात हमारी पहुंचाते उस न्यूज को स्किप कर दिया गया था। और यकीन मानिए कि आज भी हम जब 99 कॉन्क्लेव इन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं यहाँ पर, उद्योगपति आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं, सभी से सवाल जब हम करते हैं तो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं बहुत ही मेहनती हैं, दिलशाद खान साहब हैं, संजय कुमार हैं, शंकर कुमार हैं और भी बहुत सारे हैं, ये जनता से सवाल लेकर के आते हैं, ये जनता से सवाल लेकर के आते हैं और उन सवालों को हमारे माध्यम से या खुद भी पूछते हैं। और यकीन मानिए आज भी सवाल लेकर के आए हैं, भले ही उससे आम सर से ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन जनता के तीखे सवाल सवाल मेरा रंजीत जी से रहेगा। जैसे भी राजीव जी ने कहा कि युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं और बुजुर्गों का शहर बनता जा रहा है, तो एक स्पष्ट उद्योग नीति अभी तक नहीं बनी है। सरकार अगर उद्योग कहीं हम स्थापित करते हैं तो जमीन की उपलब्धता कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। कुछ जमीन जो है जैसे रेलवे का या बीएसएल की जमीन है वो केंद्र सरकार की होती है। कि उद्योग नए स्थापित होंगे तो जमीन की उपलब्धता आप लोग को नहीं मिल पा रही है, ये भी एक समस्या देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो पलायन कर रहे हैं, आप जैसे होटल इंडस्ट्रीज में आते हैं तो नो डाउट उसमें 700-800 ने बताया कि आपने रोजगार का सृजन किया है, तो क्या कुछ चुनौतियां आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? राजीव जी ने ब्रेन ड्रेन की बात कही। पहले हम नेशनल लेवल पे करते थे, आज एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि मतलब धनबाद का जो अच्छा ब्रेन है ये धनबाद में ही कैसे रहे, बाहर नहीं जाए, इसकी सोच मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। पहले हम लोग बात करते थे कि लोग इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं और बाहर काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा सुन के। राजीव जी ने बोला कि धनबाद के लोग धनबाद में कैसे रहें और युवाओं का शहर ये नहीं रह गया है, अब युवा बाहर जा रहे हैं। आपने बात की उद्योग लगाने की, जमीन कैसे उपलब्ध हो, तो सरकार का एक प्रोग्राम था लैंड बैंक का। लैंड बैंक हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिले में कितना लैंड सरकारी अवेलेबल है और इंडस्ट्री के लिए कितना उपयोगी है, उसका सर्वे करके वैसे लैंड्स को झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, चूंकि जमीन का आवंटन करने वाली एजेंसी पूरे स्टेट की वही है, इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, जैसे धनबाद के लिए बोकारो रीजनल ऑफिस है, उसी तरह से आपका रांची और अन्य जिलों के लिए हजारीबाग और उससे सटे हुए अन्य जिलों के लिए रांची इंडस्ट्रियल एरिया, जमशेदपुर और उससे सटे हुए जिलों के लिए आपका आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, और संथाल परगना के लिए संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार। तो लैंड बैंक, जैसा आपने कहा कि लैंड बैंक होगा तभी तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो लैंड बैंक को लेके पिछले 5-6 साल में एकदम काम नहीं हुआ है, जो कि सरकार की प्रायोरिटी में होना चाहिए। जब आपके पास इंडस्ट्रीज आएंगे, आपके पास लैंड होंगे नहीं, तो ये तो प्रपोजल्स तो स्टेट के पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स का प्रपोजल है कि हमको उनके प्रायोरिटी के जिलों में, जो भी उनकी प्रायोरिटी के जिले हों, वहां पे लैंड अवेलेबल कराया जाए तो हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उस पर एकदम काम नहीं हुआ है। अगर पहले इस बात की जानकारी मिल जाती थी कि कौन से जिले में कितना लैंड बैंक अवेलेबल है, लेकिन आज के डेट में अगर आप कलेक्टर्स के पास भी चले जाएंगे तो कलेक्टर्स को भी ये पता नहीं है कि कितना लैंड बैंक है, वो भी संबंधित सीईओ से ही पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल 6 साल 7 साल में इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, लैंड बैंक बनाया ही नहीं गया है। जबकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में स्पष्ट था कि लैंड अगर सब्सिडाइज रेट पे लैंड देना है तो वो इन्वेस्टर्स को 10 इंस्टॉलमेंट में देने का प्रोविजन किया गया था। या तो आप कंपोजिट इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी ले लो या लैंड पे सब्सिडी ले लो। पलायन की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि रोजगार, जैसा कि कोयले से जुड़ा हुआ क्षेत्र है धनबाद, लेकिन कोयले के अलावा भी जैसे रियल एस्टेट का कारोबार धनबाद में काफी अच्छा है,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट काफी लोगों को मिला है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मैं बताऊं आपको कि ये तकरीबन 100 करोड़ का मार्केट है धनबाद में। अगर आप छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और बार्स और होटल्स को ले लें तो ये तकरीबन 100 करोड़ का मार्केट है ये। और 100 करोड़ का मार्केट है तो हम कह सकते हैं कि स्कोप है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। उसी तरह से अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हॉस्पिटल्स नए नए बन रहे हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, लेकिन पता नहीं पब्लिक तक, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखें, लेकिन आज के डेट में भी जो हेल्थ केयर सर्विसेज, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, सर्विसेज जो मेट्रोज में है, अगर आप गुड़गांव चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, तो वो जो वन टच पॉइंट सर्विस है वो आज के डेट में यहाँ पे वो भी क्राइसिस है। अगर छोटा छोटा भी कुछ हो जाता है तो हम प्लान करते हैं कि बाहर चले जाएं, यहाँ पे पता नहीं उतना पब्लिक को फैसिलिटेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो नए नए हॉस्पिटल्स कई सारे धनबाद में आए हैं और अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि इन्वेस्टर्स को लाने का काम स्टेट का है, स्टेट की गवर्नमेंट का है। इन्वेस्टर्स को कैसे प्रमोट किया जाए, देखिए कोई भी इन्वेस्टर आपके यहाँ तभी आएगा, उसे बुलाना पड़ेगा, वो आएगा नहीं, उसे बुलाना पड़ेगा, आपको उसे फैसिलिटेट करना पड़ेगा, जितनी भी सुविधाएं चाहिए उसे देना होगा। चाहे वो हम सब्सिडी की बात करें, पिछली सरकार या अभी की सरकार भी वही वाली, इस बार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, सरकार ने उस तरह से औद्योगिक नीति को प्रमोट भी नहीं किया है। जबकि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब बनती है तो जितने भी, मुझे लगता है राजीव जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े जो भी लोग होते हैं, छोटी बड़ी जो भी, या फिर जीटा जैसे है, या मान लीजिए चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस है, उनसे सुझाव लिए जाते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने से पहले, और पेपर में भी विज्ञापन दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो सुझाव होते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनने से पहले हम वो सुझाव सरकार को देते हैं, और सरकार उसको एसेस करती है, और सरकार को लगता है कि हाँ ये पॉलिसी में डालने से ये कदम पब्लिक को बेनिफिट होगा, तो उन बातों को पॉलिसी के अंतर्गत लेके जाया जाता है। तो स्टेट में विजन, सरकार किस दिशा में काम करना चाहती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है। जैसा श्याम जी ने भी कहा कि नया धनबाद बसाया जा सकता है, डेफिनेटली बसाया जा सकता है, और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को अकेले काम करने की जरूरत नहीं है, पीपीपी मोड पे भी काम किया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे। अरे इन्वेस्टर्स आएंगे तो सीएसआर, अपने एनुअल टर्नओवर का 1% वो सीएसआर हेड में भी सरकार जैसे चाहे वैसे खर्च करा सकती है। वो 1%, अगर 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू एनुअली हो रहा है तो 1000 करोड़ रुपए खर्च करा सकती है 1% सीएसआर हेड में। स्टेट के पास हो सकता है कि फंड्स के क्राइसिस हो, लेकिन इन्वेस्टर्स को साथ में लेकर अगर चलेंगे तो जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टर्स मतलब आउट ऑफ द वे भी काम करते हैं। अगर आप फैसिलिटेट करोगे इन्वेस्टर्स को तो इन्वेस्टर्स भी बढ़ चढ़ के स्टेट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत पहल इस दिशा में करने की आवश्यकता है। सवाल मेरा रियल एस्टेट से, चूंकि श्याम सर है, कहीं ना कहीं रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है रियल एस्टेट। राजीव सर ने जैसे बताया कि जो भी शहर का भी डेवलपमेंट हुआ है, रियल एस्टेट के जो बिल्डर है, इन्वेस्टर है, उन्होंने डेवलपमेंट किया है। गवर्नमेंट की तरफ से उतना डेवलपमेंट नहीं, सड़क नाली पानी तक ही गवर्नमेंट सिमट के रह गई है। तो चूंकि रियल एस्टेट में आप एक नए धनबाद बनाने की भी बात कर रहे हैं, तो आप लोग को रियल एस्टेट में क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं अभी उस क्षेत्र में, क्या कुछ सुझाव सरकार को देना चाहते हैं कि अगर उन समस्याओं का समाधान सरकार की तरफ से हो जाए तो आप लोग और भी रोजगार के नए अवसर युवाओं को दे सकते हैं, ताकि मेरा धनबाद जो है वो युवाओं का शहर बने। राजीव सर ने कहा कि उसी बात को मैं फिर से कोट कर रहा हूं कि युवा यहां से पलायन कर रहे हैं और बुजुर्गों का शहर बनते जा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा सरकार को, और क्या कुछ समस्याएं अभी आप लोग फेस कर रहे हैं? समस्या मेरा मानना है कि कुछ है ही नहीं। मैं अपने जीवन में समस्या बोल कोई चीज नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कितना बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहली बात क्या है ना कि सरकार से ये जो मंगत राम वाली कहानी है ना, मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो और नहीं देने वाला को कोसते रहो, ये मेरा सिद्धांत नहीं है। खुद क्रिएट करो, खुद बनाओ। हमारा धनबाद जो है एक दो तरफ से देखा जाए तो एक तरफ कतरास, एक तरफ झरिया, दो तरफ से लैंड जो है खत्म हो रही है, वहां रेसिडेंशियल कॉलोनीज नहीं बन सकते हैं।
ये हमारे पास लैंड की कमी है, क्योंकि 2 दिशा पे हमारे ओसीपी है, खदान है या कोयला कारखाने हैं। अब आप समझिए मेरी बात को, उस जगह पे जहां पे लैंड नहीं है, खत्म हो रही है, सरकारें कोयला निकालने के चक्कर में उस जमीनों को खत्म करते जा रही हैं। हमारे पास लैंड बैंक जो बचता है, उस लैंड बैंक में भी सिर्फ हमें 2.5 एफएआर मिलता है, जबकि जमशेदपुर, रांची, इन दोनों शहर को 3.5 एफएआर मिलता है। तो एफएआर का मतलब मैं समझाता हूं कि जितना कंस्ट्रक्शन रहेगा, जितना आपको जमीन रहेगा, उस पे उतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की आपको अनुमति मिलेगी। अगर 2.5 एफएआर है, मतलब आपके लैंड का 2.5 गुना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब आप बताइए, जहां पे जमीनें कम है वहां पे एफएआर कम है, तो मतलब आपको बताया जा रहा है कि आप कंस्ट्रक्शन कम करें। जहां जरूरतें ज्यादा है वहां पे जमीनें कम है, तो कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, तभी ज्यादा लोग रह पाएंगे और ज्यादा व्यापार बढ़ेगा। और वहां पे 2.5 एफएआर है। मैं इसके लिए भी बात किया था। मैं आपके इसके नगर निगम के सीईओ से भी मैंने बात किया था कि आप एक जोन दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि देवघर में एक हम क्लस्टर बना रहे हैं, जहां पे हम लोग पीपीपी मोड पे जाएंगे और वहां पे बिल्डर्स को और बाकी जगहों को देंगे, सो दैट कि हो, या फिर मैं खुद करूंगा, सरकार करेंगे, और वहां पे हम लोग एक अलग तरह से देवघर बनाएंगे, क्योंकि जो परिस्थिति यहाँ है वो देवघर की है। ठीक है, या इस तरह से बहुत छोटी छोटी सड़कें, कंजेस्टेड सड़कें हैं। तो हमने कहा कि धनबाद में ज्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए कतरास एरिया, बागमारा एरिया खत्म होता जा रहा है, झरिया जैसे कि राजीव सर ने बताया वो खत्म होते जा रहा है। तो वहां पे जो लोग हैं उन्हें तो चाहिए, अच्छे जगह में चाहिए, अच्छे एरिया पे चाहिए। तो अलग आप इस जोन को पीपीपी मोड पे लाइए और वहां पे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करने के लिए दीजिए। एक बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि राजीव सर हो चाहे हमारे रंजीत सर हो, इन दोनों ने बहुत अच्छी बात क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो है ना वो रोजगार देता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग जब बनती है ना, एक घर बनता है ना, तो 180 मोर देन 180 प्रोडक्ट लगते हैं। 180 प्रोडक्ट, मैंने अगर आप जमीन को छोड़ दिया जाए तो सीमेंट, गिट्टी, बालू, रड और वायर से लेके पेंट से लेकर हर एक चीज को अगर जोड़े तो 180 प्रोडक्ट लगते हैं। मैं आपको एक बहुत खुशखबरी की बात बताता हूँ, 180 प्रोडक्ट में एक भी प्रोडक्ट बिल्डर नहीं बनाता है, ये हमारे उद्योगपति बनाते हैं। और एक इंडस्ट्रीज जो बाकी 180 इंडस्ट्रीज, या तो हम लोग उनके इंडस्ट्रीज से लेते हैं प्रोडक्ट, या फिर दुकानों से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, ये सारे के सारे अगर एक रियल एस्टेट को 3.5 एफएआर, अलग जोन, अलग क्लस्टर और बहुत सारे, जैसे 1 विंडो सिस्टम बना था कि आप एक बार अप्लाई कीजिए तुरंत हो जाएगा। लुक, द थिंग इज दैट कि हम लोगों के पास ना वो विजन ही नहीं है, और उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास वो सुविधाएं नहीं है। क्योंकि सरकार का एक प्रॉब्लम क्या है ना कि आज सरकार बनती है तो अगला 5 साल फिर कैसे जीतेंगे उस पे वो लग जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। और सरकार अगर कोई किसी को, जैसे सर आपने पहले राजीव सर से पूछा था कि सरकार जो फ्री स्कीम दे रही है, सर फ्री स्कीम अगर दे रही है इससे कहीं कोई मतलब नहीं होता है। मेरा मतलब आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ, दुबई में भी फ्री स्कीम है, तो क्या वो डेवलप नहीं हुआ है? दुबई में मेडिकल पूरा फ्री है, तो दुबई डेवलप नहीं हुआ है। राजीव सर ने बोला कि इन्वेस्टर की जरूरत है, पूरे दुनिया से इन्वेस्टर की। आप क्यों बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया से ही डेवलप इन्वेस्टर आए? मैं बताता हूं कि अगर आप पारसनाथ के पहाड़ियों में जो सरकार की जमीन है, पूरी तरह से रॉ लैंड है, जो किसी रैयतों की नहीं है, उसमें एक आप टूरिस्ट क्लस्टर बना दें और वहां पे इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट जो रिजोर्ट बना रहे हैं, 5 स्टार होटल बना रहे हैं, उनको निमंत्रित कीजिए और बोले 1 रुपए में आपको हम जमीन देंगे जो कि पहाड़ों में है, जिस जमीन का कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप एक क्लस्टर बनाइए, एक वहां पे रोड बनाइए और उनको 2 एकड़, 4 एकड़, 1 एकड़, 5 एकड़ की लैंड दीजिए। मैं आपको बताता हूं, अभी जो ताज रांची में खुला है ना, उससे पहले यहाँ पे ताज खुल जाएगा और यहाँ पे सारे चीजें होने लग जाएगी। और रहा बात एयरपोर्ट की, अब एयरपोर्ट की तो जरूरत इतना है ना भाई कि अब बिना एयरपोर्ट के बहुत सारे लोग आते नहीं है, ठीक है। लेकिन सेम टाइम क्या है ना
एयरपोर्ट बनाने में जैसे सर ने बोला कि स्टेट एंड सेंटर की दोनों की जरूरत पड़ती है। हमारे पास 2 एयरपोर्ट है, दुर्गापुर और देवघर, ठीक है। आप किसी भी बड़े शहर में जाएं, आपको एक एयरपोर्ट, अपने घर से एयरपोर्ट जाने में मिनिमम 2 आवर की लगेगी। आप बेंगलोर में रहे, अगर आप दिल्ली में हैं और पुरानी दिल्ली से आप अगर दिल्ली में आएंगे तो कम से कम 1.5 घंटा लगेगा हर एक जगह में। हमारे पास 1.5 से 2 घंटा में जाने के लिए देवघर भी है और दुर्गापुर भी है, ठीक है। देखिए क्या है ना, जो नहीं है उसके लिए हम प्रयासरत रहें और अब एक बड़े विजन में लोगों को जोड़े। और एक मेरा हमेशा मानना है कि इतना काम कीजिए कि उससे मजबूर होना पड़े, क्योंकि विकास आज के डेट में क्या है ना, व्यवस्था नहीं है, विकास आज की डेट में जरूरत है। और विकास इसलिए जरूरत है कि आज आपके जो युवा जो पलायन बोल रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि युवा भी रहेंगे और पूरा हमारा घर कुटुंब भी रहेगा, अगर हमारे पास ऐसा माहौल बने जहां पे लोगों को उत्सव मनाने का मौका मिले। मैं छोटे छोटे शहरों में गया हूं, मैं छोटे छोटे जगहों में गया हूं, वहां लोग अपने गांव छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। वहां बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन वहां पे वो माहौल है कि आप व्यापार भी कर रहा है, विस्तार भी कर रहा है, लेकिन अपने शहर को छोड़ के नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जगह, गुजरात के मैं कई शहर में घुमा हूं, मैं ऐसे कई जगह में गया हूं जहां पे विस्तार हो रहा है। और हमारे पास बहुत दूर कुछ नहीं है भाई साहब। आप स्टेट में बात कर रहे हैं, स्टेट हमारे यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है वो 3.5 घंटे की है, और ईस्ट का सबसे बड़ा हब जो है कलकत्ता, यहाँ से 4 घंटे में है। तो हम लोग बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सरकारें जो है ना, आपको सीरियसली लेना पड़ेगा काम को। आप ये जो कहने घोषणाओं में, बातों में ये चीजें रह जाती हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के समय में वो जो सर ने बोला ना, डीपीआर का गेम और नीपा पोती वाली चीजें होती है, तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत डेंजर है। ये हमारे धनबाद को दीमक की तरह खा रहा है, जिसके कारण से विकास और जो विकसित होना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बस एक मजबूत, एक डिसीजन लेने वाला, विजन वाला व्यक्ति या फिर सरकार के ऐसे एक हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जाए, या वहां के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे आए जो एक संकल्प लेके आए कि यहाँ की सुविधा या यहाँ के विस्तार के लिए जो भी चीज होगा मैं पहले पहल करूंगा, और इसके विकास के लिए मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करूंगा। तो मैं आपको बताता हूं, सरकार जो आज जमशेदपुर में देख रही है, आज जो रांची में विकास देख रहा है, मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट 5 साल में सरकार धनबाद को, अपने धनबाद को उससे अधिक देखने के लायक बन सकता है। और हम यहाँ के इंडस्ट्रीज में सरकार को, जो भी सरकार बने या जो प्रतिनिधि हो, आश्वस्त करते हैं, हम सब तैयार हैं। और हम एक डेवलप धनबाद, एक विकसित धनबाद और एक बड़ा, और क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि सुंदरता खुशियों से होती है, और खुशी माहौल से होता है, और माहौल लोगों से होता है। और लोग अच्छे हों, लोग जुड़े, और लोगों का मन खुश रहे। श्याम सर, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, फ्री का मतलब, जैसे आपने कहा कि मेडिकल और एजुकेशन, जिस देश में सिर्फ मेडिकल और एजुकेशन फ्री हो, बाकी चीजों से मेरा कहने का मकसद था कि 2100 रुपया अगर हर महिला को, या फिर 1000 या 2500 इस तरह से अगर फ्री में देते रहेंगे, तो क्या होता है कि आपको वहां पर महंगाई भी बढ़ती है, जिसका मिडिल क्लास पे बहुत असर पड़ता है। और ये सवाल बहुत बार हम लोग जब घूमने जाते हैं तो ये सवाल जरूर आता है कि जो फ्री है तो कुछ लोगों को तो मिलता है, लेकिन उससे महंगाई जो है स्तर बढ़ जाता है। उससे फिर मजदूर जो है मजदूरी करने निकलते हैं, उनको लगता है कि घर में अगर 4 महिलाएं 10,000 रुपया अगर आ जाएगा तो वो मजदूरी करने के लिए नहीं निकलेंगे। अगर मजदूरी करने नहीं निकलेंगे तो आप भी चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देखते होंगे कि अगर आज आम आदमी को एक मजदूर लाना होता है तो वो पहले आपसे नेगोशिएट करता है कि कितना काम है और कितना पैसा मिलेगा। वो देखता है कि मेरे हिसाब से पैसा ज्यादा मिल रहा है या नहीं। तो मेरा और मानना है कि 2 चीजें फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन और मेडिकल। और एक बहुत सुंदर बात कहा
देखिए मानसिकता की बात समझिए। अगर मैं उसी परिवार को ये बोलूं कि 10,000 रुपया तो अब आपका श्योर है, 10,000 रुपया तो आपके रोटी दाल चलेंगे, ठीक है ना। ये एजुकेशन की बात है, ये लोगों को डेवलप करने की बात है कि 10,000 आपके सेफ हो गए, अब आप रोटी या फिर खाने के लिए वंचित नहीं होंगे। तो सोचिए बड़ा कुछ करने का, अच्छा पढ़ाई करने का और एक बड़ा व्यापार करने का, या फिर नए अपने बच्चों को कंपटीशन में तैयारी करने के लिए, क्योंकि सरकार ने आपको अब सुनिश्चित कर दिया है कि अगर आप पढ़ने जाइएगा और काम करने नहीं जाइएगा तो आप खा नहीं पाइएगा। आप देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए आप एक पहल सिक्के के एक पहल को देख रहे, एक पार्ट को देख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर लोग शिक्षित हो जाए और ये अपने दिमाग में सोच ले कि अब मेरे पास, अब मैं मजदूरी करने अगर जाऊंगा तो खाना मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब मैं खाना मेरा निश्चित हो गया है, अब मैं कुछ अच्छा करूंगा, बड़ा करूंगा, पढ़ूंगा, या फिर अपने आप को एक, देखिए क्या होता है, हर आदमी का स्तरता ऊंचा होना चाहिए। स्तरता ऊंचा होगा शिक्षा से, सोच से। अब इस शिक्षा स्तर सोच से, अब उनको क्या है ना कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आपका 5 करोड़ रुपए आपका कमाई फिक्स हो गया है, तो मैं सोचूंगा कि चलो अब बड़ा कुछ करते हैं। तो इसी तरह लोगों को देखिए क्या होता है, धीरे धीरे लोगों को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि आपको ये पैसे या कोई भी चीजें मिल रही हैं, आपको जो मिल रहा है, तो उसको आप आपके डे टू डे एक्टिविटी में लगाइए और अपने आप को बड़े काम के लिए, या फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को या आपके जनरेशन को अपने आप को बड़ा कीजिए, नए सोच में कीजिए और नीचे से ऊपर उठिए। देखिए, आपने एजुकेशन की बात कही और इसी को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेशन, आप यहाँ पर 2 तरह के स्कूल चलते हैं। एक तो प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर सब अपने बच्चे को पढ़ा पाएं, ये मुमकिन नहीं है, और दूसरा है सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल की स्थिति हम सभी से छुपी हुई नहीं है। तो कल भी मैंने ये सवाल जरूर उठाया था और आज भी, चूंकि मैंने ये बात भी बताई थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेसमैन हैं वो इस मुद्दे को अगर उठाएं, जैसे सरकारी स्कूल है, अगर सरकार काम नहीं करे, जैसे आपने कहा कि अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, तो क्यों ना जैसे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं 99 की ही बात करता हूं, वो एक स्कूल को सरकार अगर दे या किसी तरह की परिस्थिति बने, वो अडॉप्ट कर ले कि भैया मैं इस स्कूल को चलाऊंगा, मेरा पूरा। और उसमें इंडस्ट्रीज को क्या फायदे होंगे या बिजनेसमैन को क्या फायदे होंगे कि जिस उसके यूनिफॉर्म होगा या बुक होंगे, उस पर उनका लोगो रहेगा और बहुत सारी चीजें कर सकती है सरकार, कंपटीशन लॉन्च कर सकती है। बहुत सुंदर बात आपने कहा है। अब मैं बता देता हूँ, सरकार की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही कहा कि 5 साल के चुनाव के जीतने के बाद सरकार ये सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि नेक्स्ट 5 साल में मैं फिर से मैं सत्ता में आऊं। क्योंकि देखिए क्या होती है ना कि आपको जो मिला है, आप सरकार सिर्फ उस 5 साल को अपने पूरे जोश से और बड़े विजन के साथ अपने आप को समर्पित करे, वो 50 साल रहेगा। लेकिन सरकार क्या करती है कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर में कैसे। अब मैं स्कूल की बात करता हूँ सर, स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूल की। हाँ, सरकारी स्कूल की नहीं, प्राइवेट स्कूल की भी मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, आप अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा पैसा दे देते हैं तो ऐसे आप मतलब नहीं है कि वो चीजें बहुत अच्छी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के सरकारी स्कूल की परिस्थिति इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि सरकार के जो टीचर हैं, वो सरकार के टीचर पढ़ाने पे नहीं, वो मिड डे मील पे लगे हुए हैं। वो सरकार के शिक्षा पे नहीं, व्यवस्था पे लगे हुए हैं। क्योंकि आपने मिड डे की घोषणा किया, आपने ये घोषणा किया, आपने वो घोषणा किया है। अब उस स्कूल में एक अध्यापक है, अब उस अध्यापक को मिड डे का एक अंडा भी बॉयल करवाना है और उसको बाकी चीजें भी करनी है, स्कूल खोलना भी है, बंद भी करना है। मैं आपको बताता हूं, मेरा 99 फाउंडेशन है, मैंने इस प्रस्ताव को मैंने देखा भी था और मैं आपको बताता हूं। आप कुछ चीजें ना, सब चीजों को ना स्कूल से अलग कर दीजिए। आप जैसे क्या है, मिड डे मील है या फिर बाकी जो सुविधाएं हैं, आप पीपीपी मोड में दे दीजिए। आप क्या कीजिए, अब हमें अगर मैं आपको बता दूं, अगर 99 फाउंडेशन को मिलता है तो मैं एक कम्युनिटी किचन बनाऊंगा जहां पे एक साथ सारे स्कूल के बच्चों का खाना बनेगा, ठीक है, और वो एकदम हाइजीन रूप में और अच्छे तरीके से खाना बना, और वो कंटेनर सारे स्कूल में चले जाएंगे
और दोपहर में वो बच्चा गरम खाना, हाइजीन खाना और पूरी तरह से स्वादिष्ट के साथ साथ क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन युक्त पौष्टिक खाना भी उसे मिलेगा। तो अब मुझे बताइए, आपने उस अध्यापक से क्या छीन लिया? आपने उनसे कुछ नहीं छीना, आप उन्हें फ्री कर दिए कि जाइए आप शिक्षक हैं और पढ़ाइए। तो जब वो पढ़ाएगा तो स्कूल बच्चों को बढ़ाएगा। तो मेरा बोलना है कि देखिए, आप सरकार सब चीज नहीं कर सकती है सर, आप सरकार नहीं कर सकती। देखिए, ये तो सरकार पहल करेगी। और सरकार अगर हमें बोले कि क्या नाम है, हमें क्या मतलब हमारे जैसे बिजनेसमैनों को बोले, या फिर मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने कहा कि प्लान हो रहे हैं, मुझे तो दिखता है कि BIT, IIT चाहे बाकी संस्थान में ना बाहर से आ रहे हैं। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं ना बच्चे पढ़ने के लिए, ये भी तो हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर उसमें से अगर किसी कॉर्पोरेट में बता दे कि इस स्कूल में इस टीचर है और 2 टीचर नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे कॉर्पोरेट में या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं, ठीक है, वो शिक्षा का दान कर सकते हैं, वो शिक्षा का दान कर सकते हैं। और उन्हें बोल दिया जाए कि अगर आपके पास इस स्कूल में इंग्लिश टीचर नहीं है तो सप्ताह में 2 दिन आप इसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमारे जैसे राजीव सर के संस्था से इंग्लिश के 2, तो इनके इस जो ऑफिसेस में जो लोग हैं उनको 2 दिन का 4 घंटे या 5 घंटे या 2 दिन का छुट्टी देकर महीने में आप उनको भेज के उस स्कूल में इंग्लिश पढ़वा सकते हैं। शिक्षा की दान सरकार ये सुविधा लाए। मैं आपको बताता हूं, कोई हिंदी पढ़ा देगा, कोई ये पढ़ा देगा। आज जिस स्कूल में 1 आदमी दिख रहा है ना सर, अगर 1 आदमी दिख रहा है, हम आपको बताते हैं जिन्होंने सर ने जुड़ा है कि 18,000 लोग GST रजिस्टर्ड है, तो 18,000 संस्था है। 18,000 संस्था से एक भी आदमी 1 महीने में पढ़ाएगा तो 18,000 टीचर बन जाएंगे। तो 18,000 टीचर अगर जाके अगर विभिन्न स्कूलों में अपना शिक्षा दान दे तो मैं बताता हूं अद्भुत होगा। और उस जगह पे शिक्षा भी होगा, विस्तार भी होगा। और जब कॉर्पोरेट वहां जाएगा, अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था को देखेगा, तो सर कुछ प्रयास वो भी करेगा, कुछ प्रयास सरकार से भी कराएगा और व्यवस्था सुधरेगी। और दोपहर में मिड डे मील अच्छा, स्वादिष्ट और पौष्टिक वाला गर्मा गर्म बच्चों को खाने में मिलेगा। तो सर, आपने जैसा कहा कि सरकार पहल करे हर चीज में, जरूरी नहीं है। जैसे आप इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसमैन हैं, जैसा आपने कहा कि हम 2 घंटे का एजुकेशन दान करना चाहते हैं किसी भी स्कूल में। अगर आपके पास ऐसे एम्प्लॉय हैं तो आप इम्प्लॉई सभी के, राजीव सर के पास भी इम्प्लॉई है, 700 इम्प्लॉई इनके पास भी है, हर आदमी के पास इम्प्लॉई है। और मैंने बोला कि जो रजिस्ट्रेशन किए हुए उन सबके पास शिक्षित लोग, अगर इम्प्लॉई है तो मैनेजर होंगे, मैनेजर है तो GM होंगे, मैनेजर होंगे, GM होंगे। अब GM और मैनेजर को आप तो देते हैं ना भाई, 2 महीने में 2 दिन की छुट्टी दीजिए, जाइए उस स्कूल में पढ़ाइए। जिसका हिस्ट्री अच्छा है हिस्ट्री पढ़ाए, जिसका साइंस अच्छा है साइंस पढ़ाए। आप एक ऐसा क्लस्टर मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लीजिए, और जिसके जो नजदीक हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर मैं धनबाद में हूँ तो मैं बलियापुर में जाकर पढ़ाने जाऊँ, बलियापुर के अगल बगल वाले इंडस्ट्रीज में जो हो उसके जगह में हो, वासेपुर के बगल में अगर हो तो आप जाके पढ़ा दीजिए, राजीव सर के बैंक मोड़ में हो तो वो पढ़ा दे। और अगर मेमको मोड़ के करीब हो और मुझसे बोले तो मैं जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं पढ़ा दूंगा जाकर, मेरी पत्नी पढ़ा देगी। तो मैं बोलता हूँ, मैंने एक बार मैं बता देता हूँ, इस चीज के लिए मैंने DEO को लिखा भी था कि आप कॉर्पोरेट जगत में शिक्षक आप नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है, ठीक है। शिक्षा को लेकर फंड नहीं है। अब जो 2100 बांटने का फंड हो या नहीं हो नहीं पता, लेकिन शिक्षा का फंड बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं है। तो और फिर मैं बताता हूँ, फिर जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है सर, समग्र जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, धनबाद वासियों की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जब कचरा फेंकते हैं ना रोड में, तो आपका सिविक सेंस की जिम्मेदारी बोलती है, ठीक है। आप दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, आप पहले सुबह से लेकर शाम तक में क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिससे समाज का, आपके धनबाद का कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। तो आप उस चीजों को जोड़ लिखिए और उसको अपने पूरे दिनचर्या से हटा दीजिए। आधा तो धनबाद स्वच्छ भी हो जाएगा और सुंदर भी हो जाएगा। चलिए, ममता की छाव में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हर
हर व्यक्ति को हम लोग एक पौधा दे रहे हैं, 1 लाख पौधा। तो सब आदमी अपना अपने तरफ से एक पौधा अगर लगा दे तो आपको काफी मतलब ग्रीनरीज भी दिखेंगे, और आप कचरा फेंकना अपने से बंद कर दें तो भी आपको दिखेगा। हमें तो लगता है ना कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, और हम खाते खाते बाहर जब रोड में जब कचरा फेंकते हैं ना सर, तो हम भूल जाते हैं इस शहर भी हमारा है, इसको सुंदर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। रंजीत सर, आपसे भी इस चूंकि एजुकेशन का मसला हो और इंडस्ट्रीज यहाँ पर मौजूद हों, तो आप भी इस पर कुछ जो चीजें सर ने बताई है, जो मैंने सोच रखी थी कि एक स्कूल को ही अडॉप्ट कर लिया जाए और उस पर हमारा स्पॉन्सरशिप चलेगा कि वहाँ के जो बच्चे यूनिफॉर्म पहनेंगे हमारे कंपनी के नाम का पहनेंगे, बुक जो चलेगा वो हमारा चलेगा, उसके जो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी होगा वो हमारा होगा, और सरकार ऐसा नियम बनाए कि जो भी स्कूल अच्छा करेगा उसको सम्मानित भी करे। सबसे पहले तो मैं श्याम जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सरकार सारे काम नहीं करेगी, सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है। हमें भी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जहां तक आप बात कर रहे हैं शिक्षक मुहैया कराने की और एज फैसिलिटेट करने की कि जो हमारे नियर बाई स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स, तो उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि हमारा लोगो होगा और हमारे एडवर्टीजमेंट भी होगा और पढ़ाई भी होगी, तो इस तरह का इनिशिएटिव मुझे लगता है कि कुछ एक इंडस्ट्री जैसे जैसे डालमिया की बात करूं मैं बोकारो में, तो उन्होंने जो उनके नियर बाई गोड़ाबाली पंचायत है, तो वहां पे उन लोगों ने स्कूल्स में ये वाली पहल शुरू की थी, और उसके लिए सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कलेक्टर ने कहा था कि भाई इस स्कूल को आप अडॉप्ट कर लो, और ये सारी जैसे जैसे बैग दे दो उनको, पढ़ने की स्टेशनरीज दे दो, तो ये सब चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, सरकार हर काम नहीं कर सकता है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं बहुत ज्यादा। और जहां तक एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, चूंकि ये बड़ा टेक्निकल मामला है कि चूंकि हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं ये चीज कि हम किसी भी स्कूल में जाएं, पढ़ा लें सरकारी स्कूल में, इसके लिए एक सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है। अगर सरकार इस दिशा में पहल करती है और सरकार पीपीपी मोड में या हमारा सहयोग मांगती है, तो डेफिनेटली एज अ इंडिविजुअल, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये करने में हम लोगों को कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, और हम लोग कर सकते हैं। और पूरे दिन तो नहीं पढ़ाना है ना, मतलब 1-2 घंटे देने हैं, तो आप अपने एम्प्लॉइज को उतनी फ्रीडम दे सकते हैं, एक छुट्टी का दिन दे सकते हैं, नियर बाई स्कूल में जाके वो पढ़ा सकते हैं। आप कितना एक्सपर्टीज के साथ पढ़ाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, बट जैसा श्याम जी ने कहा कि जितना आएगा उतना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी बात बताता हूँ। प्राइमरी एजुकेशन ऑफ कोर्स आप मैं बता रहा हूँ सर कि आप अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो अपने एम्प्लॉय का एक बार बायोडाटा देखिए, तब आपको पता चलेगा। और 90% जो आज के डेट में एम्प्लॉय हैं, अभी कभी ना कभी वो ट्यूशन पढ़ा के नौकरी कर रहे थे, सही, या अपने ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, और बहुत सारी चीजें हो। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, चयन विद्या भी है, आप उसको सिलेक्शन कीजिए ना, या फिर उनको भी ट्रेनिंग दे दीजिए कि आपको ऐसे पढ़ाना है, इस तरह का प्रारूप करके दीजिए। देखिए चीजें क्या है ना, आपको ह्यूमन रिसोर्स, मेन पावर, आपको अगर मेन पावर मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स पर मिलता है, इफ दे आर एजुकेटेड दे कैन लर्न हाउ टू एजुकेट। इसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है सर। चीजें क्या हो रही है ना कि क्लासरूम है, बच्चे हैं, टीचर नहीं है। राजीव सर कभी इस पे टेक ले लेते हैं। शिक्षा, जी, मैंने तो शुरू में ही कहा था उच्चतर शिक्षा, लेकिन आप नीचे लेवल की शिक्षा पे आए हैं। देखिए झारखंड में जब शुरू से झारखंड बना, तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय का अंतर जो है यहाँ पे मिट गया। योजनागत व्यय वो है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो प्लान करके बनाया जाता है, जिसमें बिल्डिंग्स बन जाती है, स्कूल्स बन जाती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। लेकिन गैर योजनागत व्यय में स्टाफ की, टीचर्स की, लोगों की सैलरी होती है। तो हमारे यहाँ जो शुरू से परंपरा बन गई वो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड बन गई कि बिल्डिंग्स बननी है, अस्पतालों की बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं होते हैं, उसके लिए
स्कूल्स की बिल्डिंग बनती है, उसके लिए टीचर्स अपॉइंट नहीं होते। देखिए बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे है उसको समझना होगा। ये जो प्रयोग बोल रहे थे श्याम जी, अच्छा प्रयोग है। और ये एक प्रयोग कुछ वर्ष पहले जब मिस्टर राकेश कुमार जी थे धनबाद के एसडीएम, उन्होंने शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में किसी न किसी उद्योग को, किसी न किसी व्यापार क्षेत्र के या उस क्षेत्र के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको लेके एक प्रयास शुरू किया था। लेकिन यहाँ प्रयास अच्छे शुरू होते हैं बट वो लंबे स्तर तक नहीं चल पाते। जैसे कोई योजना पहले आती थी, पायलट प्रोजेक्ट बनता था, तो पायलट प्रोजेक्ट बनता था, उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाता था, चेंज किया जाता था, उसके बाद वो पूरे देश में लागू होता था। अभी क्या हो गया कि कौन सी सरकार ने शुरू किया है ये ज़्यादा नज़र रखी जाती है, दूसरी सरकार उसको अडॉप्ट नहीं करती है। तो ये अधिकारी जब बदलते हैं तब ये रुक जाता है, जब कोई सरकार बदलती है तो उसके जो पिछले काम अच्छे होते हैं वो रुक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को, सरकारों को चाहिए कि गैर योजनागत व्यय को बढ़ाएं, और जो शिक्षक हैं, एक शिक्षक ही हो, 2 शिक्षक ही हो, उनको शिक्षा के काम से जोड़ें, उनको बूथ लेवल पे ना यूज करें दिन रात। उनकी जो ड्यूटी हो गई है ना, वो वोटर लिस्ट में नाम काटने और जोड़ने वाली रह गई है, आवश्यकता उससे हट के है। शिक्षक का काम है शिक्षा देना, और जब तक वो शिक्षा देने के मूल काम में नहीं जाएगा तब तक शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में बढ़ना बहुत मुश्किल है। और ये लगभग हर जगह यही हालत है। आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है। आप हायर एजुकेशन के सेक्टर में जाइए, धनबाद में बीआईटी सिंधी कितने पद खाली है पता कर लीजिए। तो बात है कि जब तक आप उन पदों को भरिएगा नहीं, वहाँ पे फैकल्टीज लाइएगा नहीं, एजुकेशन का लेवल उठेगा ही नहीं। लोग प्राइवेट स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में उनको हर डिपार्टमेंट के शिक्षक मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी हालत नहीं है। तो इसको बदलना होगा। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक बहुत चीज़ें बदलती। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग नकारात्मक नहीं है, ये सरकारों को सोचना होगा कि योजनागत व्यय लगातार चलते रहेगा। जैसे जैसे बजट एलोकेशन बढ़ेगा तो बजट कैसे बढ़े, तो वही फिर वही कहानी होती है, उद्योग लगाने होंगे, खेती बढ़ानी होगी, उससे आपका इनकम बढ़ेगा, उससे बजट बढ़ेगा, एलोकेशन बढ़ेगा, तब आपका खर्च बढ़ेगा। लेकिन सरकारें अलग अलग पॉलिसी लाती है, इमीडिएट प्लान करती है, जिसके चलते वो जो मूल काम है वो छूट जाता है। और अंत में जो बात प्रमुख तौर पे आती है कि विकास कैसे हो, विकसित कैसे हो, विकसित करने का रास्ता क्या हो, वो तो देखिए एक लाइन छोटी सी है, समग्र विकास होना चाहिए। और विकास समग्र का मतलब ये होता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, धनबाद के लोगों की आवश्यकता क्या है, इसकी जानकारी लेने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि धनबाद में पानी कहाँ रुका हुआ है, धनबाद में फ्लाईओवर की आवश्यकता कहाँ है, यहाँ के लोगों से नहीं पूछा जाता है। अगर यहाँ के लोगों से पूछा जाता, जैसा कि मैंने सुना है कई जगह मैं देखता हूँ, मैं एक व्यक्ति की कहानी सुनता था जब कभी दिल्ली बैठता था, तो एक पंजाब में एक एनआरआई आके विधायक बन गया। ये बात बहुत साल पहले की है, लगभग मैं कहूँ 20 साल पहले की। तो जब विधायक वो बने तो उन्होंने क्या किया कि पूरे उस क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए उन्होंने एक अपनी वेबसाइट डेवलप की। 20 साल पहले वेबसाइट बहुत कम होती थी, और लोगों को जोड़ना शुरू किया उसके साथ। कोई भी साधन उनको मिले उस साधन से जोड़ा, ईमेल के माध्यम से जोड़ा, सबको जोड़ा। और एक जगह 5 स्टार होटल के पास फ्लाईओवर बनना था। और 5 स्टार होटल जो चला रहा है वो कितना मजबूत व्यक्ति होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो छोटा साधारण व्यक्ति तो होता नहीं है, वो सरकारें हिला सकता है, सरकारों के साथ उसके कॉन्टेक्ट अच्छे होते हैं। वहाँ फ्लाईओवर बने, उसके लिए उस क्षेत्र के विधायक ने सर्वे कर दिया, और सर्वे में 70% लोगों का ये कहना कि यहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए, और उस क्षेत्र में फ्लाईओवर बन गया। कहने का मतलब है कि हमारी आवश्यकताएं कुछ है और पूर्ति आप कुछ कर रहे हैं। धनबाद की आवश्यकता है नया बनाने की, और आप जो है उसी में वो भी डंप डाल डाल के वहाँ लोगों को बैठाए हुए हैं कि नहीं ये बचा रहेगा। अरे कभी भी गलत बात बोल के आप आज तात्कालिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों का सोचिए, उन हालातों का सोचिए जिन हालातों में लोग जीते हैं। तो हम लोग का आवश्यकता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आज के दिन एक बात मैं बोल दूं, धनबाद में जो बदला है वो स्वास्थ्य व्यवस्था बदली। अब लग रहा है कि पीएमसीएच में भी लोगों के हार्ट के वाल्व बदली हो सकते हैं, घुटने रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, यहाँ स्टेंटिंग हो सकती है। लेकिन आज के 10 साल पहले आप याद कीजिए, धनबाद में मिनिमम स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं बाहर से कोई कंपनी आई, उसने एक लाइन खींची, उसके बाद और लोगों ने इन्वेस्ट किया, और एक लाइन बनती चली गई। और आज जो SNMCH हमारा हो रखा है वो भी बदलाव करने को तैयार है। तो कभी न कभी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। जब तक वो लाइन नहीं खींचेंगे
और लाइन बड़ी है कि छोटी है, लेकिन लाइन खींचनी शुरू हो, एक शुरू होगी तो उसके बाद उससे बड़ी लाइन खींची जाएगी और उससे बड़ी लाइन ऊंची हो जाएगी, तब जाकर के यहाँ का जो अल्टीमेट विकास हम बोलते हैं। एक छोटी सी बात तो मेरे छूट गई थी, हम लोग रेल की बात करते हैं, रेल धनबाद में बहुत चलती है। मैं आपको बताऊं कि एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि धनबाद में आप लोग पता कर लीजिए, रेलवे के अंदर जो सीटों का कोटा है वो धनबाद का कितना है। 8 सीट, 5 सीट, 10 सीट, 12 सीट, यही कोटे हैं। बड़ी बड़ी ट्रेनें गुजर रही हैं। मैं अभी देहरादून जाने के लिए एक ट्रेन का सर्च कर रहा था, सेकंड एसी का, मुझे 3 टिकट चाहिए था। तो मैंने जब सर्च किया तो वहाँ एक ही सीट दिखा रहा, और मैं बढ़ते चला गया, किसी दिन भी एक सीट से ज़्यादा नहीं था। मुझे कलकत्ता से टिकट बनानी पड़ी। तो ये जानने की जरूरत है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के भी कि भाई आबादी 30 लाख की, उसके अनुरूप यहाँ पे ट्रेनें जा रही हैं, यहाँ से थ्रू हो रही हैं, लेकिन क्या उनमें हमारा कोटा है? क्या इमरजेंसी कोटा होते थे जो यहाँ के मरीजों के काम आते थे? क्या वो इमरजेंसी कोटा आप लोगों को सबको पता है, हमारे मीडिया बंधु सबको पता है कि वो कोटा आज के दिन 50% तक कम हो चुका है। तो ये जो कम हो रहा है इसको कौन बढ़ाएगा? ये हम तो बोल ही सकते हैं, हमारे पास वो अधिकार और ताकत नहीं है। जिनके पास वो अधिकार ताकत है उनको उसका इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, और इनको वापस बहाल करना चाहिए। नई ट्रेनें चलनी चाहिए। धनबाद से नई ट्रेनें नहीं चलती है, अगल बगल हमारे धनबाद से चलती थी, यहाँ से सूरत जाती थी, अहमदाबाद जो ट्रेन जाती है वो आसनसोल से शुरू हो गई। क्यों भाई धनबाद में ट्रेन खुल नहीं सकती है क्या? धनबाद से मोरिया चलती थी, मुझे याद है, वो धनबाद से मोरिया कहाँ चली गई आप देख लीजिए। तो अब तो ये लगता है कि जो धनबाद से ट्रेनें खुल रही हैं वो कब पटना लाइन पकड़ लेंगी और कब दूसरे स्टेशन से शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ फिर सिर्फ कोटा बचेगा, 10 सीट 20 सीट का कोटा बचेगा, और इससे बाहर निकलना होगा। और इसके लिए एक लंबी लड़ाई लोगों को लड़नी पड़ेगी, और धनबाद की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा होकर के एक समन्वय स्थापित करके काम करना पड़ेगा, तब यहाँ का विकास होगा। नहीं, बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, रंजीत सिंह जी, श्याम पांडे सर और शर्मा सर। आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया 99 कॉन्क्लेव में, और यहाँ पर आए और अच्छी अच्छी बातें बताएं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, रेल से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित हो, या फिर एयरपोर्ट पर जो आज हमने बहुत ज़्यादा चर्चा किया, एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मकसद ही है 99 कॉन्क्लेव का कि यहाँ पर हम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ऐसे शख्सियत को भी लाएं जो अपनी बातों को धनबाद के प्रतिनिधि और जनता तक पहुंचा सके। आप 99 कॉन्क्लेव को बेहद प्यार कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल और भी कुछ हस्तियों के साथ हम मौजूद होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।